कविता की जगह धीरे धीरे घटती जाती है। बहुत थोड़ी सी जगह कविता को मिली हुई है, उससे बहुत ज्यादा जगह बहुत सारी और चीजों को मिली हुई है। एक जमाना था जब कविता को भी ये जगह मिली थी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो जब एक नया कवि उस थोड़ी सी जगह पर कब्जा करने आता है तो हम लोग सशंक होते हैं कि या अल्लाह, इतनी थोड़ी सी तो जगह दी थी, उस पर भी एक और भेज दिया। तो बहरहाल एक तो ये बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कविता जो कुछ कर सकती है वो बहुत बड़ा काम नहीं है शायद, लेकिन वो भाषा को वहां ले जा सकती है जहां भाषा पहले न गई हो। और ये कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने तो बहुत आसानी से कह दिया कि मैं बहुत सारे और काम करता हूं और मैं कवि नहीं हूं। कवि नहीं और इतनी मोटी किताब। हाँ, तो बहरहाल जो कवि है वो तो कविता करते ही हैं, जो कवि नहीं है वो भी कविता करते हैं। तो एक और पैदा होता है लेकिन कविता का काम एक ऐसे समय में जब लोग ज्यादातर उसकी अनसुनी कर रहे हों, ज्यादातर लोगों का ध्यान और बहुत सारी चीजों पर है, बहुत चकाचौंध है हमारे समय में, इतनी ज्यादा रोशनी है कि आंखों को ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ऐसे में कभी कभी आपको ये याद दिलाना है दो तीन छोटी छोटी सी बातें। एक तो ये कि आपके आसपास एक धड़कती हुई जिंदगी है जिसके अधिकांश को आप अलक्षित करते हैं, क्योंकि आपके पास, हम लोग बड़ी हड़बड़ी में लोग हैं, खुदा जाने क्यों है। तो हर आदमी बहुत तेजी से कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ जाओगे। बहरहाल सब लोग बहुत हड़बड़ी में होते हैं, हर आदमी अपनी घड़ी देखता रहता है वगैरह वगैरह। तो इस हड़बड़ी से थोड़ा ठिठका के जो जिंदगी आपके आसपास धड़क रही है उसका थोड़ा सा स्पंदन, थोड़ा सा स्पर्श, थोड़ी सी चुभन आपको देने की कोशिश कविता करती है। दूसरी बात जो कविता करती है वो आपको ये याद दिलाती है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या दूसरे हैं कि हम दूसरों का क्या करें। ये ससरे दूसरे जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे बॉस हैं, आईसीसीआर में बैठे अफसर हैं, ललित कला अकादमी में बैठे लोग हैं, कलाकार हैं, नृत्यकार हैं, ये दूसरे जो हैं इतनी बड़ी संख्या में हैं, इन ससरों का क्या करें। ये संसार की सबसे बड़ी समस्या है। सारे युद्ध इसलिए होते हैं कि दूसरों से निपटना है। कविता एक बहुत छोटा सा नैतिक बोध आप में पैदा करती है कि जो हम हैं वही वे हैं और जो वे हैं वही हम हैं। इसलिए हम असल में एक साझा मानवीयता के हिस्से हैं। कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ चितकबरे हैं, कुछ हम जैसे दागदार चेहरे वाले हैं, कुछ बहुत ही चमकते दमकते चेहरे वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वहां भी ऐसे हैं जैसे यहाँ हैं। दूसरी बात कविता ये करती है। तीसरी बात कविता ये करती है कि जिन शब्दों को हम लोग सब शब्दों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, क्योंकि हम बोलते हैं और झगड़ते हैं, गाली देते हैं, जो भी कुछ करते हैं शब्दों में ही करते हैं। प्रेम भी करते हैं, कुछ लोग तो अभी भी करते होंगे शायद, इतना पुराना नहीं पड़ गया है। और कविता, जिसमें कविता द्विवेदी शामिल है, कविता करती ये है कि आपको संसार से प्यार करने का हौसला देती है। पिछले दिनों एक कुरुक्षेत्र पर फिल्म बनी, तो मैं कभी कुरुक्षेत्र गया नहीं था, तो उसके जो फिल्मकार थे उन्होंने बड़ा इसरार किया कि मुझे मेरा एक बाइट वो लेंगे। मैंने कहा भाई मैं कभी कुरुक्षेत्र गया नहीं हूं तो मैं आपको क्या बाइट दूंगा। मैंने कहा नहीं, आप तो कुरुक्षेत्र की जो दार्शनिक अवधारणा है उस पर कुछ कहिए। तो बहरहाल मैंने
जैसे अभी बकबक कर रहा हूँ वैसी कुछ बकबक उस पर भी कर दी। जब वो फिल्म दिखाई गई तो मैं था, तो एक पैनल डिस्कशन था। तो वो फिल्म देखने के बाद मैंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र नहीं गया था, ये तो है ही, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया था, क्योंकि वहाँ ये बताया जा रहा था कि इस सरोवर में अगर आप स्नान करें तो मोक्ष मिलता है, उस सरोवर में स्नान करें तो मुक्ति मिलती है, भव सागर से मुक्ति मिलती है, भव बंधन से मुक्ति मिलती है। तो कवि होने के नाते मैं तो इस संसार से अपार अनुराग करता हूँ, और अगर फिर दोबारा जन्म की कोई संभावना हो तो मैं इसी संसार में पैदा होना चाहूंगा, मैं क्यों मोक्ष प्राप्त करूं। और अगर मैंने कहा अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, खुदा ना खास्ता मुझे मोक्ष मिल जाता तो मैं अपने कवि होने से ही मुक्त हो जाता। बहरहाल असली बात यह है कि लोकार्पण बहुत होते हैं, और ऐसे लोकार्पण भी मैंने एक आध बार मैंने ऐसा लोकार्पण किया है इसकी पुस्तक मैंने पढ़ी ही नहीं। इसलिए नहीं कि मेरे पास वक्त या फुर्सत नहीं थी, इसलिए कि वो मलयालम में थी और मेरा भाषा ज्ञान वैसे ठीक है लेकिन इतना प्रबल नहीं है कि मैं भारत की अनेक भाषाएं पढ़ूं। लेकिन वो पुस्तक दिलचस्प थी और इसलिए मैं कोझिकोड गया था। कोझिकोड में वो पुस्तक का विमोचन हुआ। एक पुस्तक विक्रेता की आत्मकथा थी। उसने शुरू किया, एक झोले में कॉलोनी में पुस्तक ले जाता था, 15 वर्ष का लड़का। फिर उसने एक अपने साइकिल पर एक टूरिस्ट बुक सेंटर या कुछ ऐसा भी नाम जो भी था वो बनाया। बहरहाल जब मैं उसका लोकार्पण करने गया तो वो 6 मंजिला इमारत है जो 6 मंजिलों पर एयर कंडीशनड है। उस पुस्तक विक्रेता की दुकान है वो। अब उसका आजकल वो क्या करते हैं, कौन सा डिग्री है बहुत प्रसिद्ध, MBA। तो MBA करके अमेरिका से, और अमेरिका के किसी बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर स्कूल से वो उनके बेटे बहू आके उस दुकान को देख रहे हैं। हमारे समय में पुस्तक प्रेम धीरे हट गया। लोग अखबार से काम चला लेते हैं, अब पुस्तक पढ़े देर लगती है, इतना समय लगाओ, ये करो वो करो फलाना करो। इस पुस्तक की एक विशेषता तो ये कि बहुत सुंदर है, लेकिन इसका एक दुर्गुण ही इसकी सुंदरता है। फिराक का या किसका शेर है कि तुमको देखें कि तुमसे बात करें, तो तुमको देखें कि तुमको पढ़ें। इतनी सुंदर है, इसमें इतने चित्र हैं, इतने खूबसूरत फोटोग्राफ हैं कि फिर ये, और होता ये कि आप यूं खोलिए, अब कविता तो इधर है, इधर चित्र है, तो यही चित्र इतने बढ़िया हैं। और मुझे एक आपत्ति इन चित्रों पर यह है कि सब विदेशी चित्र क्यों हैं। इसमें किसी मतलब जो बातें कही गई हैं, बहुत सारी प्रेम की बातें इन्होंने कही हैं और अच्छा ही किया है, बहुत सारा प्रणय निवेदन है। वो ससुरी किसी गोरी युवती से करोगे तो उसको समझा ही ना आएगा। बहरहाल इसमें 3 तरह की कविताएं हैं। एक तो गजलें हैं, दूसरे कुछ चुनिंदा शेर हैं, तीसरे कुछ हिंदी में कविताएं हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि नीलेश जी का तो उर्दू कितनी आती है और हिंदी कितनी आती है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी कविता की प्रकृति उर्दू के अधिक अनुकूल है, इसलिए आप हिंदी का मोह छोड़ दें। क्योंकि हिंदी में जिस तरह की कविता लिखी जा रही है उसमें जिस तरह की शैली समकालीन हो गई है, उसका आपकी कविता से काफी दूर का रिश्ता है। जबकि उर्दू में जो आपने लिखा है उसका उर्दू कविता से अच्छा रिश्ता है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस मोह में कि आप, क्योंकि अब इंग्लैंड में जहाँ भी रहते हैं, खुदा जाने कहाँ रहते हैं, जहाँ भी रहते हों, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो आजकल अंग्रेजी में लिख रहे हैं, खराब अंग्रेजी में लिखते हैं। खराब मतलब वैसे तो अंग्रेजी शायद ग्रामेटिकली ठीक ही होती होगी, लेकिन कोई उसमें खास बात होती नहीं है। बहुत घटिया किस्म के उपन्यासों को लेकर अंग्रेजी जो भाषी समाज है वो इतना उत्साहित रहता है कि समझ में नहीं आता कि इतनी भारतीय भाषाओं में उनसे कहीं अधिक अच्छे उपन्यास हैं। ऐसी कोई भारतीय भाषा नहीं है जिसमें कम से कम
5 ऐसे उपन्यास पिछले 10 वर्षों में न लिखे गए हों जो अंग्रेजी में लिखे जा रहे प्रसिद्ध और हर अंग्रेजी दैनिक में रिव्यूड उपन्यासों से बेहतर ना हो। लेकिन बहरहाल अंग्रेजी वाले क्या करते हैं ससुरी वो जाने, हमें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। I have a strong feeling that the poetry you are writing brings back to us two very important things. एक तो क्या है कि हमारी जिंदगी से रोमांच गायब हो गया। एक तो ससुरा ये जो बहुत ही असभ्य यंत्र है, चल क्या बोलते उसको, मोबाइल, इससे अधिक असभ्य यंत्र मनुष्य ने पैदा नहीं किया। आप बैठे बात कर रहे हैं, वो फोन आ गया, वहां चला गया। हेलो, मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने, जिंदा आदमी, उससे बात करने के अलावा बजाय आप एक तीसरे आदमी जो कहीं बैठ के आपको याद कर रहा है, खुदा ना कर रहा है, कर रही है, तो चले गए आप। ये मनुष्य को असभ्य बनाने का यंत्र है। इसने एक दूसरा जो झटका पैदा किया है वो किया है कि लोग अब हिज्जे भी सही नहीं लिखते, क्योंकि उसमें छोटा छोटा लिखा। हमारे समय में शब्दों की कटौती हो रही है। अगर आप ध्यान दें तो हम में से ज्यादातर लोग धीरे धीरे कम से कम शब्दों से अपना काम चलाते हैं। शब्द मनुष्यता का सबसे टिकाऊ, सबसे अक्षर, सबसे अमर पर्याय है। हम जानवरों से सिर्फ इसी मामले में अलग हैं कि हमारे पास शब्द है, उनके पास शब्द नहीं। और जितने इसके पास शब्द होंगे उतना उसमें मनुष्य होने की संभावना होगी, मनुष्य बने रहने की संभावना होगी। हमारी मुश्किल ये है कि हमारे शब्द कम हो रहे हैं और हमको इस बात का एहसास नहीं है कि इसकी वजह से हमारी मानवीयता में भी कटौती हो रही है। दूसरी बात यह है कि इन कविताओं में एक रोमान है। मैं तो, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरी उम्र 70 से ऊपर हो गई और मैंने प्रेम कविता लिखना बंद नहीं किया है और प्रेम में पढ़ना भी बंद नहीं किया। क्यों करें? प्रेम, मृत्यु, प्रकृति, ये मनुष्य के स्थायी विषय हैं। आप कुछ भी कर लें, और प्रेम सिर्फ स्त्री पुरुष प्रेम ही नहीं है, अपने पोते से प्रेम और अपनी नातिन से प्रेम और अपनी माँ से प्रेम इत्यादि, वो भी प्रेम का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ मृत्यु, हम सब जानते हैं कि मृत्यु होगी, हालांकि हम सब ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम सब अमर हैं, और युवा लोग तो ज्यादा ही अमर अपने को अनुभव करते हैं। विलियम हैजलिट said it famously, it's only the young who believe that they are immortal. तो हम लोग अमर। मेरे एक अध्यापक थे जब मैं नवीन 10वीं कक्षा में था, अद्भुत अध्यापक थे। एक फटीचर सरकारी स्कूल था जिसमें हम पढ़ते थे। वो क्लास में आते थे, उनके हाथ में पुस्तक नहीं होती, पूछते थे भाई काय का पीरियड है, हम कहे भाई संस्कृत का। तो कहाँ थे वो? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, उर्दू, फारसी, अरबी, बंगाली, गुजराती, मराठी सब पढ़ाते थे, बिना हाथ में पुस्तक लिए। वो जब 2 बरस बाद उनका तबादला हुआ, जब जाने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, योर फैमिली इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, सो यू शुड गेट इनटू द इंडियन सर्विस, बट यू शुड डाई एज अ पोएट। तो मैंने पहला हिस्सा तो पूरा कर दिया, अब दूसरा अधिक कठिन है, उसकी कोशिश करता रहता हूँ। तो मैंने बहुत बरसों बाद जब उनसे दोबारा मुलाकात हुई तो उनसे पूछा कि आपने मुझे ऐसी क्रूर सलाह क्यों दी थी? भाई कोई 14 बरस के बच्चे को ये कहता है कि मरोगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि some administrator may be remembered, most of them are not, but as a poet you have a chance that you will survive your physical life. Now, these are some of the ideas which I thought I'll share with you this afternoon. मैं बातूनी आदमी हूँ और आप मेरे सौभाग्य से, संभवतः अपने दुर्भाग्य से मुझे सुनने को विवश हैं, इसलिए मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। लेकिन आपसे ये आग्रह जरूर करूँगा कि कविता के लोकार्पण में आया करें
तो बाद में जाकर कविता पढ़ा भी करें। सिर्फ अपनी शोभन सुंदर उपस्थिति से कविता और कवियों को कृतार्थ करना पर्याप्त नहीं है। There is a lot of poetry which is well worth reading, and I can tell you, civilizations can go wrong. After all, the German civilization did go wrong. Many civilizations have gone wrong, but literature has never betrayed humankind. Poetry has never betrayed. In the worst of times, poetry has stood. फैज अहमद फैज ने यूं ही नहीं कहा था, आस उस दर से टूटती ही नहीं, जाके देखा न जाके देख लिया. You go there, you don't go there. You will never lose hope. And one of the things again, and to come back to the poet, one of the jobs of the poetry is to tell you how dark the world is, because it is, but also to make you feel that there is hope, that there is light. In fact, poetry itself is light. Poetry itself is the hope. The fact that you bring darkness in words, you tackle darkness in words, means you are creating a space of hope. तो ये उम्मीद की जमीन तैयार करने वाली कविता है. अब मुझे पता नहीं कि ये यहाँ उपलब्ध होगी कि नहीं, और इसका दाम कितना होगा, क्योंकि इतनी महंगी हो सकती है. हो सकता है आज कुछ रियायती कीमत पर मिल रही हो, खुदा जाने ICCR मुफ्त ही दे रहा हो, कि वो इतना कंजूस है कि ऐसा करना पाएगा, और सरकारी संस्था है इसलिए मुश्किल है. लेकिन अगर इसको पढ़ने का मौका मिले तो वो भी पढ़ें, और अगर इसको पढ़ने का मौका ना मिले तो जिस भी कविता को पढ़ने का मौका मिले उसको पढ़ें, और अपने जीवन में जो अंधेरा बढ़ रहा है उसका भी सामना करें, और इस संभावना को भी पहचानें कि हर कहीं कुछ न कुछ रोशनी है, हर कहीं कोई ना कोई दरवाजा खुलता है. धन्यवाद.